हेलो स्टूडेंट्स, की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारा प्लेन मिरर समतल दर्पण। वहां कुछ कमेंट्स आए थे वीडियो के नीचे में कि सर हमें मिरर एक बार कंप्लीट पूरे कराने हैं। तो बेटा मैं उसी डिमांड पे आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। मैं वो मिरर जो है आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और मैं आपको बता दूँ, इसीलिए जितना भी आपको एडवांस पढ़ना है या फिर जो भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आती है, किसी टॉपिक विशेष में प्रॉब्लम आई या मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें प्रॉब्लम आई, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो ताकि मुझे कम से कम पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ पर आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है, कैसी है, क्या है। एक बार रिव्यूज़ ज़रूर दिया करो, जो भी है गलत है सही है जैसे भी आप एक बार रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दिया करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना वक्त गंवाए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे जो दर्पण होते हैं, मिरर जो होते हैं, वो मैंने दो टाइप के बताए थे, जिनमें से पहला जो टाइप बताया था वो मैंने आपको यहाँ बताया था समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसे अंग्रेजी में मैंने कहा था प्लेन मिरर। दूसरा जो बताया था मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब इसे मैं अंग्रेजी में जो कहता हूँ स्फेरिकल मिरर कहता हूं। तो यहां से अगर मैं बात करूं समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण के सारे पॉइंटों को मैं कंप्लीट कर चुका था, पूरा बता दिया था मैंने पिछली क्लास में। इस क्लास में, आज की वाली जो क्लास है नई, इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारी बातें पूरी की पूरी चलेंगी। हमारे पास जो टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए बेटा एक बार पॉइंट से जुड़ जाते हैं और हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अगर आपको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत इससे समझ आ रहा हो तो समझ आने वाला पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ गोले का नाम दिया है। पहले गोले की अगर मैं बात करूं तो गोला हमारा कुछ इस तरीके का होता है। गोला कैसा होता है? गोला कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। मैं अगर गोले की बात करूं तो गोले से बना हुआ जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। पहली बात तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो किसी गोले से बना हुआ दर्पण हमारे लिए गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन सर आपने तो बताया था कि दर्पण बनने के लिए एक शर्त जरूरी है, और वो शर्त ये है सर कि उसके एक न एक सिरे पर जो है पॉलिश जरूर होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉलिश होगी जरूर। इसी आधार पर मैं यहां पर गोलीय दर्पणों को दो भागों में बांटूंगा। देखो कैसे, समझ लीजिए, एक एक बेसिक कंसेप्ट को समझिए। गोलीय दर्पण क्या है? आपने गोले को दो बराबर भागों में तोड़ दिया। अगर आप चाहो तो मैं इसे दो अर्धगोले बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। एक गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा तो दो अर्धगोलों का निर्माण हो गया। यहां अगर आप देखें तो दो अर्धगोले बन गए, जिनमें से एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। इन्हीं दो पार्ट्स, इन्हीं दो ज्यामितियों के आधार पर मैंने दर्पण को यहां दो भागों में बांटा है। आप एक बार समझिए, जैसे मैं पहले दर्पण का नाम लेता हूं जिसका नाम है उत्तल दर्पण। एक दूसरा बचता है हमारे पास जिसका नाम है अवतल दर्पण। ध्यान देना मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो ये होता है कॉन्वेक्स। इसे जो कहा जाता है ये होता है कनकेव। कनकेव और कॉन्वेक्स में एक बार डिफरेंस क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दावा है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए बेटा ध्यान दो, मैंने यहां क्या किया था, अभी जस्ट आपके सामने गोला लिया था, गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा था। ध्यान दीजिए बेटा, उनमें से एक वाला पार्ट तो ये था और दूसरे वाला जो पार्ट था वो ये था। क्लियर है? यहां जब मैंने एक गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा था तो आपके सामने यहां दो अर्धगोले बने थे, जिन अर्धगोलों में से एक तो ये वाला था, दूसरा ये वाला था। पॉइंट्स यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। सिर्फ इस गोले के मैं अंदर वाले भाग पर परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर दे रहा हूं, और एक जो दूसरा बचा हुआ है इसके बाहर वाले भाग पर परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर दे रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अगर मुझे बताइए इस दर्पण में मैं देखूंगा तो किधर साइड से देखूंगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? आप कहेंगे गुरुजी राइट साइड में तो पॉलिश हो रखी है, अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से देखोगे। ठीक है बेटा, मैं लेफ्ट से देखूंगा। ठीक है? अच्छा, लेफ्ट से अगर देखूंगा तो आपको क्या चीज नजर आएगी? आप देखिए, यहां से कोई प्रकाश की किरण गिरेगी इस दर्पण पर। मैं यहां कुछ प्रकाश की किरणों को डाल के देख रहा हूं दर्पण पर।
इधर से ही देखूंगा, नेत्र से प्रकाश की किरणें इस पे जाएंगी। आप एक चीज देखिए, जो क्रोकोडाइल होता है ना, मगरमच्छ, आप उसे बंदूक की गोली से मार नहीं सकते, क्योंकि वहां उसकी जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की कुछ इस टाइप की होती है, जैसे ही गोली लगी चिप करके निकल जाती है, स्लिप होके निकल जाती है। जस्ट लाइक दैट इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। यहां अगर दर्पण पर प्रकाश की किरण गिरी तो वो ऐसे करके निकल जाएगी, यहां गिरी तो ऐसे करके निकल जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि यहां पड़ने के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं अपने मार्ग को फैला रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। भाई आप एक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल को आपने अपने सामने, या फिर बॉक्सिंग वाला बोरा लीजिए, बॉक्सिंग जिससे करते हैं, सबसे सटीक पंच कौन सा होता है? जो एकदम मिड पॉइंट पे जाके लगता है। जैसे इधर साइड में गया वो इधर साइड में हाथ स्लिप हो जाता है, यहां लगा तो इधर साइड में हाथ स्लिप हो जाता है। उसी की तरह सबसे सटीक जो प्रकाश की किरण जाएगी वो बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी, बाकी की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, टकराने के बाद अपने मार्ग को फैला लेंगी। वहीं अगर इस वाले दर्पण की बात करूं, इस पर अगर मैं देखता हूं, यहां पर भी वही 3 प्रकाश की किरणें डाली मैंने। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल भी रटा नहीं रहा हूं 1 पॉइंट को भी। यहां पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो टकराने के बाद वो हमेशा और हमेशा अंदर की ओर आती हैं, एक बिंदु पर जाकर काट जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, जहां भी 2 प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को काट जाए, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनना है हमेशा। अगर इनसे कुछ आपको समझ आ रहा हो तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको आगे के बता रहा हूं। अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स पूरा का पूरा दर्पण क्लियर हो गया आपका, पूरा का पूरा लेंस क्लियर हो गया आपका। देखना, मैं चुटकियों में लेंस और दर्पण करा दूंगा आपको। कैसे? यहां देखिए, अगर प्रकाश की किरणें टकराई, टकराने के बाद ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, इसका मतलब इसने प्रकाश की किरण को डाइवर्ट कर दिया, मोड़ लिया। इसीलिए इस दर्पण को जो कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है ऐसा मिरर जिसने प्रकाश की किरणों को फैला दिया, डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्जिंग जो मिरर होता है, इसे हिंदी में जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कौन से होते हैं? वे दर्पण होते हैं जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देते हैं, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर देते हैं। दे आर कॉलिंग डाइवर्जिंग मिरर। यहां इसने प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इसलिए इसे जो मैं कहूंगा वो क्या कहूंगा? कन्वर्जिंग मिरर कहूंगा। कन्वर्जिंग मिरर को हिंदी में जो कहा जाता है वो स्टूडेंट्स क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है अभिसारी दर्पण। ध्यान दीजिए एक बार, ऐसे ही दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट कर दें वो निश्चित तौर से अभिसारी दर्पण कहलाते हैं, और ऐसे दर्पण जो प्रकाश की किरणों को या प्रकाश के मार्ग को फैला दें वो निश्चित तौर से कौन से दर्पण कहलाते हैं? वो अपसारी दर्पण कहलाते हैं। यहां आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई उत्तल अवतल की। एक और बात लीजिए बेटा, यहां बनने वाला प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब, यहां पर भी हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की। ध्यान से सुनना और ध्यान से जवाब देना। अगर आप पहले वाले उत्तल दर्पण में अगर आप देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में आपको क्या नजर आ रहा है? उत्तल दर्पण में आपको यह नजर आ रहा है कि देखो बेटा, प्रकाश जो है वो इतने से बड़े क्षेत्र से ऊपर जा रहा है, इतना सा छोटा सा दर्पण है। आप ये समझ लीजिए, दर्पण है इतना छोटा, लेकिन दिखा रहा है वो बहुत बड़े क्षेत्र को। दर्पण तो छोटा सा है लेकिन दिखा कितने बड़े क्षेत्र को रहा है? बहुत बड़े क्षेत्र को रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि कोई फोटो तो है, छोटा सा दिखा रहा है हजारों की भीड़ को। क्या बताइए उसमें सबकी शक्ल जो बनेंगी हजारों लोगों की कैसी कैसी बनेंगी? जब सब छोटा सा फोटो है तो सबकी शक्ल बिल्कुल छोटी 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 बनेंगी, जस्ट लाइक दैट। उत्तल दर्पण जो है, दर्पण तो होता है छोटा सा लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा दे। निश्चित तौर से यहां बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो छोटा होता है हमेशा। लेकिन ये दर्पण कैसा है? इतना बड़ा दर्पण दिखा रहा है सिर्फ इस चिन्ह से पॉइंट को। क्या जूम करके नहीं दिखाएगा? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके सामने इतना बड़ा दर्पण लग रहा है और पूरे दर्पण में आप खुद ही खुद दिख रहे हो, जैसे जिम वाले दर्पण होते हैं ऐसी बॉडी सॉडी दिखेगी आपकी। निश्चित तौर से मैं कह दूंगा यहां प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। एक और बात याद रखो,
यहां मैं आपको कुछ बातें और एक बार बता देता हूं, यहां थोड़ा सा मुझे एक बार साइड में लेना पड़ेगा, मैं यहां कुछ आपको क्लियर करा देता हूं दर्पणों के प्रतिबिंबों के बारे में। और देखो बेटा, प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक और दूसरे प्रतिबिंब होते हैं आभासी या काल्पनिक। दोनों में अंतर समझिए। पहली बात तो ये कि जहां प्रकाश की किरणें काटेंगी उस कटान बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात, यहां प्रकाश की किरणों ने यहां काटा है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु का यहां जाके बनेगा। पहली बात। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें मैं किसी पर्दे पर व्यक्त कर सकता हूं, जिन्हें मैं किसी पर्दे पर दिखा सकता हूं, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे आप देखते होंगे सिनेमा घर में प्रोजेक्टर से लाइट आती है और वो लाइट पूरे पर्दे पर पड़ती है, पर्दे पर चित्र दिख जाते हैं, इसीलिए वो प्रतिबिंब कैसे हैं, वास्तविक हैं, जिन्हें मैं किसी पर्दे पर व्यक्त कर पा रहा हूं, दिखा पा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, शो कर पा रहा हूं। वहीं अगर बात करूं आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब इमेजिनरी, काल्पनिक, आभासी, जिनकी मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं, पर्दे पर व्यक्त नहीं कर सकता। आप खुद को सामने वाले दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में आपको ऐसा नजर आएगा जैसे मैं दर्पण के अंदर हूं या दर्पण के पीछे हूं। दर्पण के पीछे पर्दा लगाओ, क्या लगता है आप पर्दे पर बन जाओगे? क्या आपका प्रतिबिंब पर्दे पर दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए वहां प्रतिबिंब निश्चित तौर से कैसा है बेटा, वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। इन दोनों में से आप बताइए वास्तविक कौन सा है? बोला गुरुजी यहां काटती हुई क्लियर दिख रही है मुझे, और जिस प्रतिबिंब को मैं पर्दे पर व्यक्त कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, शो कर सकता हूं, वो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा वास्तविक होते हैं। इसलिए यहां बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा होगा और कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। क्लियर है? यहां बनने वाले प्रतिबिंब पहली बात तो यह है कि जहां काट है वहां प्रतिबिंब बनेगा। यहां तो काट ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। हम सोचेंगे कि ये प्रकाश की किरणें कभी लौटी भी होंगी, और लौटी होंगी तो इन्होंने यहाँ काटा होगा, होगा, होगी, मतलब हम इमेज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब आभासी हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्लियर है? एक और बात, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो हमेशा और हमेशा उल्टे बनते हैं, और जो आभासी होते हैं वो हमेशा और हमेशा सीधे बनते हैं। ये बात अभी आपको क्लियर तब होगी जब मैं आपको अगली क्लास लूंगा। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपका समतल दर्पण था उस पर बनने वाले प्रतिबिंब सभी के सभी आभासी बन रहे थे। आभासी बन रहे थे, क्यों बन रहे थे? क्योंकि समतल दर्पण में जब खुद की शक्ल को मैं देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे बन रहा है। वहां पर्दा लगा के जब मैंने देखा तो वहां प्रतिबिंब बना ही नहीं, इसीलिए वो प्रतिबिंब कैसा है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, आभासी है। इज दैट क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देना बेटा कि क्या ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई है। इससे बेहतर तरीके से शायद आपको दर्पण पहले कराए होंगे या कराए भी होंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ये दर्पण। आगे की फिर बात कर रहा हूं मैं आपसे। यहां इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं, और हेडिंग आप अपनी याद रखना वही वाली। एक साइड में तो मैं उत्तल पढ़ रहा हूं और एक साइड में मैं पढ़ रहा हूं अवतल। देखो एक बार फिर लाइन खींच देता हूं। यहां जो पढ़ रहा हूं मैं वो तो है हमारे उत्तल, और यहां जो पढ़ रहा हूं वो है हमारे अवतल। ध्यान दो बेटा पॉइंट ऑफ है, सिर्फ चित्र से हो जाएंगी सारी बातें। किस पर बड़े प्रतिबिंब, किस पर छोटे प्रतिबिंब, किस पर वास्तविक, किस पर आभासी, किस पर सीधे, किस पर उल्टे, ये सारी बातें अगर आपकी क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा, उत्तल जो दर्पण होते हैं, उत्तल वाले, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण फैल जाती है, अपसारी कहा जाता है। प्रतिबिंब छोटे, आभासी और सीधे बनते हैं। यहां प्रतिबिंब बड़े, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। आगे और अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि ये दर्पण ऐसा है, छोटा सा दर्पण है, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा रहा है। इसीलिए इस दर्पण का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वाहनों में। वाहनों में कहां पर? पश्च दीप्ति में। पश्च दीप्ति में। पश्च दीप्ति का मतलब होता है पीछे वाली चीज को देखने के लिए, साइड मिरर के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच के देखिए, इसकी जगह पर अगर मैं क्या करता हूं, मैं उत्तल की जगह पर अगर अवतल लगा दूं, वाहनों में, किस पर? वाहनों में, पश्च दीप्ति में।
अब एक बात सोचिए कि उत्तल को हटा दूं मैं बाहर में से, अवतल लगा दूं। अवतल क्या है? अवतल बहुत बड़ा दर्पण छोटे से क्षेत्र को दिखाएगा। इतना बड़ा कम से कम दर्पण लगाना पड़ेगा आपको एक साइड में, तब पीछे वाला वाहन दिखेगा। लेकिन ये वाहन क्या करता है? छोटा सा दर्पण लगाया, बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा देगा। 3 4 5 वाहनों को पीछे वाले को इजी गोइंग दिखा देगा। आगे अगर बात करूं तो वहीं अवतल दर्पण की अगर यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज क्या है? इसका यूज किया जाता है वाहनों की अग्रदीप्ति में। अग्रदीप्ति में, अग्रदीप्ति का मतलब क्या होता है? वाहनों की हेडलाइट में। हेडलाइट। अब ये कहोगे गुरुजी हेडलाइट में दर्पण होता कहाँ है? हाँ बेटा दर्पण होता है। मैं आपको बता दूं, किसी वाहन की अगर आप लाइट को देखते हैं तो वाहन की लाइट कुछ इस टाइप की होती है। यहां पर उसमें पॉइंट लगा होता है बल्ब। आपने देखा होगा यहां चमकीला चमकीला सा कुछ लगा होता है, चमकीला चमकीला सा कांच होता है। चमकीला एक्चुअली वो कांच नहीं होता है, वो कांच के पीछे एक लेप रखा होता है चांदी का, वो दर्पण ही होता है। और ये दर्पण का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला जो दर्पण है, कौन सा वाला? अवतल दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को पड़ने के बाद एक बिंदु पर फोकस करके देता है। तभी आपने देखा होगा वाहन में 2 टाइप की लाइट होती है, एक नॉर्मल लाइट, एक डिपर वाली लाइट। डिपर वाली लाइट कब जलती है? तब जलती है जब वहां पर अवतल दर्पण एक्टिव हो जाता है। जैसे ही अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ेंगी, ये प्रकाश के पूरे पुंज को एक बिंदु पर फैला के फेंकेगा निश्चित तौर से। ये जो है अवतल दर्पण, वो निश्चित तौर से प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करके देता है। इसीलिए इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? आप कह सकते हैं इसका प्रयोग जो किया जाता है वो सर सेविंग दर्पण में करते हैं। सेविंग दर्पण में आपने देखा होगा, या फिर जिम वाले दर्पण में। उसमें क्या है? छोटा सा व्यक्ति बहुत बड़ा सा दिखता है। क्यों? क्योंकि एक खास बात किसकी होती है? ये अवतल दर्पण की होती है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर कॉन्सेंट्रेट करता है। आप किसी डॉक्टर की बात करें, ENT आंख नाक गले वाला जो डॉक्टर होता है वो निश्चित तौर से इसी का प्रयोग करता है। ENT का जो चिकित्सक होता है वो ENT के चिकित्सक द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? वो निश्चित तौर से आपसे अवतल दर्पण के बारे में कहता है। अच्छा, सर्च लाइट देखिए आपने बजरंगी भाईजान में, वो लाइट ऐसे ऐसे करके घूमती थी। मूवी बजरंगी भाईजान अगर आपने देखी हो तो वो बॉर्डर पे जो लाइटें घूमती हैं, उस लाइट में क्या होता है? छोटा सा लाइट का पुंज होता है इतना बड़ा, लेकिन वो सारे के सारे प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करके बहुत दूर तक फेंकता है। आपने देखा वो डिपर वाली लाइट जो होती है बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन, उसका फैलाव सबसे कम होता है। ठीक है भाई, प्रकीर्णन मैंने अभी आपको उस चैप्टर में कराया नहीं है, आगे कराऊंगा तब आपको और समझ आ जाएगा। तो इसका प्रयोग जो होता है वो एक प्रकार से मैं सर्च लाइट में भी कर सकता हूं। सर्च लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट जिसमें प्रकाश जो है वो एक ही पुंज पर जो है सिमट कर चले। आपसे अगर बात करी जाए सोलर पैनल की, सोलर पैनल में, सोलर कुकर में, वहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो निश्चित तौर से दर्पण कौन सा होता है? वो अवतल दर्पण ही होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करके रखना है। जब बहुत सारा प्रकाश एक बिंदु पर फोकस होगा तभी तो हमारी आंखों में चकाचौंध हो जाता है। पोलराइजेशन अगर आपने पढ़ा हो, ध्रुवण, आप जब सूर्य की तरफ देखते हो तो आपकी आंखों में चकाचौंध हो जाता है बेटा। और वो चकाचौंध होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा का प्रकाश एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, कन्वर्ज कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इसका प्रयोग सोलर कुकर और सोलर पैनल में भी किया जा रहा है। इसका प्रयोग आप लोग जो कर सकते हैं वो किसी दंत चिकित्सक के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट क्या करता है? वो मुंह को आ कर बताए और उस पर दर्पण लगाता है सामने, छोटा सा दांत बड़ा होकर दिखता है। ये क्वालिटी कौन से दर्पण की है? ये सारी की सारी क्वालिटी अवतल दर्पण की है। वहीं अगर अवतल दर्पण में और बात करूं मैं तो ATM मशीन जो होती है, ATM मशीन से अगर आप कभी आपने पैसे निकाले हो तो जिस जगह पर आप पैसे निकालते हो यहाँ पर कीबोर्ड होता है, यहाँ डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले के ऊपर इस जगह पर कैमरा, दर्पण सा लगा होता है। वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल होता है। क्यों? उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि छोटा सा दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र को वो दिखा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैं आपसे फिर बोल दूं कि जो वाहनों, रोड पर जो शार्प टर्न होते हैं, मतलब तीव्र जो मोड़ होते हैं, तीव्र मोड़ों पर,
तीव्र मोड़ों पर शार्प टर्न पे क्या होता है, अगर आप किसी नेशनल हाईवे वगैरह पे गए हो, वहां से हाईवे से अगर कोई लिंक रोड छट रहा है तो बीचों बीच रोड पे शार्प टर्न पे जो है ये दर्पण लगा होता है, ताकि छोटा सा दर्पण उधर से आने वाले वाहन को भी दिखा सके, ताकि हम स्पीड को स्लो कर सकें कि भाई उधर से कोई वाहन आ रहा है, इसलिए हम अपनी जो है स्पीड को स्लो कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है। आपसे और आगे बात करूं तो जितनी भी रोड लाइट्स होती हैं, रोड लाइट में भी प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। छोटी सी लाइट पूरे स्ट्रीट को दिखा देती है, पूरी गली को दिखा देती है, आधी वर्दी को जो भी है, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में उसकी लाइट फैल जाती है। रीजन है कि उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है। आपसे अगर मैं कहूं तो मेट्रो प्लेटफॉर्म जो होते हैं, मेट्रो प्लेटफॉर्म, वहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं। किसी शोरूम में जो प्रयोग किया जाता है, वो शोरूम में दर्पण कौन सा चलता है, वो उत्तल चलता है। केवल कहां पर, जहां मालिक बैठा होता है, मालिक के पास लगा होता है। मालिक उस छोटे से दर्पण में पूरे शोरूम का जायजा ले लेता है, छोटे से दर्पण में। बाकी ट्रायल रूम वगैरह में जहां भी आप जाते हैं, वहां या तो समतल दर्पण मिलेगा या फिर आपको अवतल दर्पण ना मिलेगा। उत्तल दर्पण के क्या खासियत है? उत्तल दर्पण छोटी सी दर्पण होने के बावजूद बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में कारगर होता है। उम्मीद कर रहा हूं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश हो जाए उत्तल कहलाता है, जिसके बाहर वाले पर पॉलिश हो जाए अवतल कहलाता है। ऐसा दर्पण जिससे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद अपने मार्ग को फैला लें, वो निश्चित तौर से डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण कहलाता है। इसी को मैं उत्तल दर्पण भी कहता हूं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अपसारी दर्पण जो है किस दर्पण को कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। इसके बाद आगे मैंने कही है कि इस पर बनने वाले प्रतिबिंब छोटे, आभासी और सीधे होते हैं। ये सीधे उल्टे वाली बात अभी आपको आगे समझ आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में। यहां के बाद ऐसी यहां की है, यहां प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद अपने मार्ग को एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट कर लेती हैं, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यहां बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा बड़े होते हैं, वास्तविक होते हैं, उल्टे होते हैं। ये इन दर्पणों के यूजेस मैंने आपको बता दिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? इनसे भी अगर आपको कभी पता ना लग पाए तो याद रखना एक बात, उत्तल दर्पण जो होता है अपने वाहन में लगे हुए शीशे को ऑब्जर्व करना। वाहन में जो दर्पण लगा होता है आप देखना बेटा उसे, आप जितना दूर जाते हुए जाएंगे आपकी शक्ल छोटी 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 होती चली जाएगी। जैसे ही पास आते जाएंगे आपका प्रतिबिंब बड़ा 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 होता चला जाएगा। फाइनली मोटरसाइकिल पे लगे हुए एक दर्पण में आप खुद अपनी शक्ल को आधी सी को देख पाओगे अगर बिल्कुल नज़दीक आ गए तो। इतना बड़ा शीशा होता है, मात्र मेरी हथेली के इतना। अगर आप यहाँ पास आ गए तो मुश्किल से आपकी नाक और मुँह दिख पाएगा, लेकिन आप दूर होते जाइए, दूर होते जाइए, जैसे जैसे आप दूर होंगे निश्चित तौर से आपका प्रतिबिंब का साइज भी जो है बड़ा होता चला जाएगा। आपसे कभी प्रश्न में एग्जाम में अगर आए, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके पास आने पर प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है? अवतल दर्पण। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके दूर जाने पर प्रतिबिंब का साइज बढ़ता है? उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण के पास आने पर वस्तु के प्रतिबिंब का जो साइज है वो निश्चित तौर से घटने लग जाता है? आप घटेगा पास आने पर तो अवतल के पे घटेगा, बढ़ेगा पास आने पर तो उत्तल के में बढ़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बहुत सारे पहलुओं पर हम आगे बात करते हैं। जुड़े रहिए इसी तरीके से की ऑफ सक्सेस की क्लासों में। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और करता हूं, जो भी आपको लगता है कहीं पॉइंट्स में कोई कमी रह गई है, किसी चीज़ को मैं दोबारा इसके रेफरेंस में एवज में अगर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है तो मैं इसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना। और मैं पढ़ाऊंगा 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, जितनी बार मैं आपको समझ आएगा मैं उतनी बार बताने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप जुड़े रहिए इसी तरीके से की ऑफ सक्सेस के साथ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द इन्हीं क्लासों को मैं लाइव लेके आऊँ आपके सामने। और लाइव आना तभी पॉसिबल है जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करोगे। चैनल का सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक मैं लाइव आने के एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा। इसके लिए मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।